गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास में हम लोग जैव प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे। उसमें से पिछले क्लास में हम लोगों ने जलीय जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ा कि जलीय जीव जैसे मछली श्वसन कैसे करती है। तो श्वसन करती है अपने गिल्स के माध्यम से। गिल्स के अंदर पाया जाता है क्लोम, जो दोनों ओर रहते हैं। जो तुम लोग कभी मछली देखे होगे, वो गुलाबी कलर का, डार्क पिंक कलर का रहता है, गोल गोल टाइप का, दोनों साइड रहता है, वो रहता है क्लोम। और पूरा जो तंत्र है उसको बोलते हैं गिल्स, यानी गलफड़ा। ठीक है, तो गिल्स के द्वारा, क्लोम के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ से अवशोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ें अन्य जो स्थलीय जीव हैं उनकी श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। तो उनके लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको फेफड़ा बोलते हैं। तो फेफड़ा में कैसे क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। अब इसी को हम लोग संक्षेप में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे, मनुष्य में ऑक्सीजन यानी O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो चित्र के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं संक्षेप में। फर्स्ट में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन, हेडिंग लिख लेंगे डैश, लिखेंगे लाल रक्त कोशिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन फुफ्फुस में उपस्थित, फुफ्फुस में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को जोड़ता है तथा इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक परिवहन करता है, जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 30 पॉइंट्स हम लोग क्या सीखे कि जो मानव श्वसन तंत्र में जो फेफड़ा होता है उसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी। तो हम लोग चित्र में देखेंगे, चित्र हम लोग बनाएंगे मानव श्वसन तंत्र का, उसमें देखेंगे कि गुब्बारे के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जो गुब्बारे जैसा होती है। वे कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाएं जो हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसको वह रक्त में जोड़ता है, जिसको हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक परिवहन करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, शरीर
में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। एक नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है। रक्त के बारे में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे उस समय। ठीक है। अगला है CO2 का परिवहन। तो हेडिंग लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हमारे शरीर में CO2 का परिवहन ऊतकों से फेफड़े तक रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा होता है, जहाँ से इसका विसरण कोशिकाओं के द्वारा वायुमंडल में हो जाता है। तो ऊतक जो हैं ऑक्सीजन को ले करके अपना श्वसन क्रिया करते हैं, कोशिकीय श्वसन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होने के बाद रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी उसमें CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो CO2 की गैस की मात्रा जब रक्त में बढ़ जाती है तो अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो उसको कौन ढोक के ले जाता है? फेफड़ा तक प्लाज्मा। ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और प्लाज्मा जो है वो CO2 का परिवहन करके फेफड़ा तक पहुंचाता है। तो फेफड़ा में जो कुपिकाएँ होती हैं, ये कुपिकाएँ क्या करती हैं? ऑक्सीजन को जोड़ने का भी काम करती हैं और खून में उपस्थित CO2 को निकालने का भी काम करती है। तो कुपिकाएँ क्या करती हैं? जब अशुद्ध रक्त चल जाता है फेफड़ा में तो कुपिकाएँ क्या करती हैं? रक्त से उस CO2 को विसरित करके बाहर निकाल देती हैं। ठीक है। उसके बाद पुनः उसमें क्या जोड़ा जाता है? ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कुपिकाएँ उसमें जोड़ देती हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कुपिकाओं के द्वारा ही CO2 गैस क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है जब तक हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है। ये हो गया स्थलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कैसे होता है। देखो तुम लोग की किताब में होगा मानव श्वसन तंत्र का ये चित्र। ये तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग को बनाना है। देख देख के जैसे यहाँ बनाया हुआ है उसी तरह बनाना है। इस बार तो मानव पाचन तंत्र आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो तुम लोग के लिए ये चित्र मानव श्वसन तंत्र इम्पोर्टेंट है और कुछ एक दो चित्र इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे के क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले तुम लोग इसको बना लेना है।
ठीक है। इसको बनाना है जैसे कि हम बताए थे अभी कि जो हम लोग वायुमंडल से सांस लेते हैं वे नासा द्वार से अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, नासा द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए श्वास नली से होते हुए वो कहाँ पहुँचता है? फेफड़ा में पहुँचता है। ये पूरा जो चित्र दिख रहा है ये दो ठो है, एक जोड़ा है, ये फेफड़ा है पूरा भाग। फेफड़ा के अंदर क्या पाया जाता है? कुपिका। देखो यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है कुपिका, इसी को जूम करके दिखाया गया है बड़ा बड़ा। देखो गुब्बारे के जैसे आकार का है ना, तो ये क्या है? कुपिकाएँ हैं। ठीक है, तो ये कुपिकाएँ जो है जब इसमें ऑक्सीजन आता है तो इसमें बहुत सी छोटी छोटी रुधिर की नलिकाएँ रहती हैं, बहुत सी छोटी छोटी। तो जब ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर भरते हैं तो क्या होता है? फेफड़ा फूलता है। फूलता है तो यानी ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ये गुब्बारा जैसा आकार है, ये फूलता है। तो फूलता है तो ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करता है और ऑक्सीजन को कुपिका क्या करता है? यहाँ जो कोशिक रक्त की नलियाँ हैं उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देता है, जिससे अब शुद्ध रक्त जो है वह हृदय में चला जाता है पंप होने के लिए। उसी तरह जब पंप होके जब हृदय से वापस यहाँ पर पहुँचता है कुपिका में, ठीक है, वापस जब पहुँचता है तो क्या होता है? उस रक्त में CO2 रहता है। तो CO2 जो रहता है वह उसको यहाँ से हटाने का काम भी कौन करता है? कुपिका करता है। तो ये जो है जैसे यहाँ पर रक्त पहुँचा CO2 युक्त, ठीक है, तो क्या करता है? ये कुपिका इस CO2 को यहाँ से हटा देता है, अलग कर देता है CO2 को, और CO2 फिर होते हुए सांस के नाक से के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर जाता है। ये जैसे ही सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ता है, ये जोड़ता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो यहाँ से मुक्त होकर CO2 वायुमंडल में बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। ठीक है, ये डायफ्राम जो रहता है इसको सपोर्ट देता है दोनों पसलियों को। ये पसली दिया है ना, फेफड़ा के ऊपर में सुरक्षा को, फेफड़ा की सुरक्षा के लिए इस तरह की हड्डी का, नरम हड्डी का ये ढांचा रहता है। तो जो नरम हड्डी रहती है उसको क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को? क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा है? क्लास 9 में है। उसको बोलते हैं उपास्थि। तो ये पसलियाँ जो रहती हैं ऊपर में फेफड़ा के ऊपर, फेफड़ा की सुरक्षा के लिए ये उपास्थि की बनी हुई रहती है। अगर क्यों बनी हुई रहती है? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ये जो गुब्बारे जैसा आकार है कुपिका है, इसको फैलने के लिए जगह चाहिए। तो जब ये फैलेगी, ये लचीला रहता है ये उपास्थि, जिसके कारण ये फैल जाता है। जब फैल जाता है तो इसको जगह मिल जाता है ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए। ठीक है, अगर ये उपास्थि का नहीं बना हुआ रहता, अस्थि का बना हुआ रहता, तो क्या कोशिकाओं को फूलने के लिए जगह मिल पाता? नहीं मिल पाता, और हम लोग पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं ले पाते, जिससे हम लोग को तकलीफ़ होती। इसलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए तथा इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, यानी स्प्रिंग के जैसा, ताकि यह फूलेगा भी और सिकुड़ेगा भी। जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो तनाता है, फिर छोड़ देते हैं तो फिर जैसे कि वैसे हो जाता है, उसी तरह इसका काम है। ठीक है, तो डायफ्राम जो है ये मानव पाचन तंत्र और इस फेफड़ा को दोनों को क्या करता है? अलग करता है, और ये दोनों को सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चित्र तुम लोग बना लेना। इस चित्र में तो बता दिए कि कैसे कैसे काम होता है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये जो यहाँ बनाया हुआ है इसको यहाँ अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन यही चीज़ कोशिश करना यहाँ पर स्पष्ट दिखे गुब्बारे के जैसे। यहाँ अलग से इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा बनाना, बड़ा बनाओगे ताकि ये जो नली यहाँ आ रहा है उसको यहाँ से बांट दोगे कुपिकाओं में, बहुत छोटा छोटा कुपिका बड़ा बड़ा दिखा के थोड़ा सा बांट देना। इधर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साइड का दिखाना, इधर पूरा पैक ही कर देना। ठीक है, तो इसको तुम लोग बना के पोस्ट करोगे, अच्छा से बनाना।
हड़बड़ा के बनाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पेंसिल से बनाने का कोशिश करना, और कोशिश करने का अच्छा से अच्छा बने ताकि एग्ज़ाम में तुम लोग इसको बना सको। ठीक है, तो कुपिका के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य। ये फुफ्फुस क्या होता है? तो फुफ्फुस में ही सारी कुपिकाएँ पाई जाती है, यानी कुपिकाओं का जो जाल जो फैला हुआ रहता है अंदर में, उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। कुपिकाएँ एक इकाई हो गई है, जैसे कि ऊतक हो गया और कोशिका हो गया। तो ऊतकों की एक इकाई कौन है? कोशिका है। कोशिकाएँ मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। उसी तरह बहुत सारी कुपिकाएँ मिलके क्या बनाती हैं? फुफ्फुस का निर्माण करती हैं। ठीक है, लिखेंगे फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस के अंदर मार्ग में छोटी छोटी नलिकाएं विभाजित रहते हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना द्वारा बने होते हैं, उसे कुपिकाएँ कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुस के अंदर बहुत से छोटे छोटे नलिकाएँ होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाते हैं। ये जो नलिकाएँ दिख रही हैं, ये दिख रही हैं ना, ये तो बहुत जूम करके दिखाया कि बहुत छोटी छोटी ये रहती हैं, जो अंत में देखो गुब्बारे जैसी संरचना बनाती हैं, बना रहे हैं ना अंत में। तो इन्हीं गुब्बारे जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? कुपिका बोलते हैं। ठीक है, तो फुफ्फुस यही पूरा प्रक्रिया, जो फुफ्फुस ही है, फुफ्फुस का अंतिम छोर है, तो फुफ्फुस का ही अंतिम छोर को क्या बोलते हैं? कुपिका बोलते हैं। या तो तुमको जो बोलें कि कुपिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। ठीक है, उसको भी लिख सकते हो, मतलब समझ सकते हो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखना। कुपिकाओं का जो जाल रहता है मानव श्वसन तंत्र के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुपिकाएँ एक सतह प्रदान करते हैं। कुपिकाएँ एक सतह प्रदान करते हैं, जिससे गैसों के आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, मतलब कुपिकाएँ एक सतह प्रदान करती हैं, मतलब एक क्षेत्र प्रदान करती हैं अंदर में। जैसे फूल जाती हैं तो एक क्षेत्र पैदा हुआ ना, जैसे पहले इतना बड़ा था, सिकड़ा हुआ था, जब हम लोग सांस लिए थे इतना फूल गया, तो एक इसमें एक क्षेत्र ये बनाया। ये क्षेत्र बनाने का से क्या हुआ लाभ? इससे क्या हुआ? गैसों के आदान प्रदान में इसको मदद मिलता है। ठीक है, लिखेंगे, इनकी
इनकी यानी कोशिकाओं की, इनकी भित्तियों में रक्त वाहिकाएं वाहिकाएं ने वाहिकाओं करो, इनकी भित्तियों में रक्त वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जिनमें ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है या CO2 को मुक्त किया जाता है तथा शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में भेजा जाता है। अतः गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का श्वसन तंत्र के बारे में क्या होता है। तो इसमें जो मेन रोल है